नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। हमने बेसिक एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में जाना। हमने देखा कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ट्रांसमीटर में क्या होता है, रिसीवर में क्या होता है और चैनल किस तरह से बिहेव करता है। हमने कुछ पाथ लॉस मॉडल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि एक बेसिक फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल किस तरह से दिखता है, किस तरह से वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और किस तरह से उसकी रिसीव पावर 20 dB पर डिकेड यानी 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² होती है। उसके अलावा हमने पाथ लॉस इक्वेशन देखा। हमने देखा कि पाथ लॉस इक्वेशन जो होता है वो PT/PR होता है। इसके अलावा हमने पाथ लॉस और रिसीव पावर को DBM, खासकर रिसीव पावर को DBM और DBW के से समझा और हमने पाथ लॉस को DB के फॉर्म में समझा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक सिंप्लीफाइड पाथ लॉस में आप एक प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं और जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है उसके द्वारा आप रिसीव पावर और पाथ लॉस को मॉडल करते हैं। अगर फ्री स्पेस की बात करूं तो पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू n की वैल्यू 2 होती है और अगर सिंप्लीफाइड पाथ लॉस की वैल्यू सिंप्लीफाइड पाथ लॉस में n की वैल्यू वेरिएबल होती है, वो खासकर प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर मैक्रो सेल या माइक्रो सेल या तो ऑब्स्टेकल्स के या तो कोई ऑफिस बिल्डिंग या तो होम के संदर्भ में ये पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू जनरली वेरी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में। हमने देखा कि लॉग नॉर्मल शैडोइंग में बेसिकली आप एक ट्रांसमिट रिसीवर के बीच में जो रैंडमनेस है ऑब्स्टेकल्स की उसको मॉडल करते हैं। उसके द्वारा आप ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से लॉग नॉर्मल शैडोइंग की वजह से आपके रिसीव पावर में एक फ्लक्चुएशन आ जाती है, आपके पाथ लॉस में एक फ्लक्चुएशन आ जाती है। और लॉग नॉर्मल शैडोइंग को हमने बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन DB के माध्यम से मॉडल किया और हमने देखा कि रिसीव पावर भी उसी माध्यम से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन DB के माध्यम से आप मॉडल कर सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन था वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। आज भी हम बेसिकली लेक्चर में रिवीजन ही करेंगे और हम ये देखेंगे कि पाथ लॉस मॉडल्स के अलावा किस तरह से हम मल्टीपाथ चैनल मॉडल को बेसिकली वायरलेस मल्टीपाथ चैनल को मॉडल कर सकते हैं और उसके संदर्भ में हम और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सब मॉडलिंग जो मैं ये लास्ट के लेक्चर में और आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एक 6G कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर ट्रांसमीटर की बात करो, रिसीवर की बात करो, खासकर वायरलेस चैनल की बात करो, ये समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक वायरलेस चैनल बिहेव करता है। उसको समझने के उपरांत ही हम बेसिकली 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जो मैसिव माइमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम समझ सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस चैनल मॉडल आपके एरर करेक्शन कोड को किस तरह से प्रभावित करता है, ये सब भी हम इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज वायरलेस मल्टीपाथ चैनल किस तरह से बिहेव करता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल मॉडल इस तरह से दिखता है। एक ट्रांसमीटर है यहाँ पर समझिए और एक रिसीवर है और ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में अनेक पाथ है, मतलब एक से ज़्यादा पाथ है। एक लाइन ऑफ साइट पाथ हो सकती है और डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना हो सकती है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। और ये मल्टीपल पाथ्स के द्वारा सिग्नल ट्रैवल करके ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। सो मल्टीपल पाथ के द्वारा ट्रांसमीटर से रिसीवर सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है और हर एक पाथ का अगर आप देखोगे एक रैंडम एम्पलीट्यूड होगा, एक रैंडम फेज होगा और एक रैंडम डिले होगा। तो एक हर एक पाथ का अगर आप देखोगे एक रैंडम एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि हर एक पाथ में कुछ अटेन्युएशन होगा, उसकी वजह से उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो उसमें कुछ कमी आएगी। उसके अलावा उसके फेज में भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगा, डायफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, किसी तरह से वो रिसीवर तक पहुंचेगा तो उसके फेज में भी कुछ चेंजेस आएंगे और उसमें डिले में भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो अगर आप लाइन ऑफ साइट पाथ से कंपेयर करें या डायरेक्ट पाथ से कंपेयर करें या शॉर्टेस्ट पाथ से कंपेयर करें तो उसमें ऑब्वियसली डिले ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लाइन ऑफ साइट या शॉर्टेस्ट पाथ में। तो इसमें हर एक पाथ जो होगा वो उसमें एक रैंडम एम्पलीट्यूड होगा, एक रैंडम फेज होगा और एक रैंडम डिले होगा। और ये रैंडम कंपोनेंट्स भी टाइम के बदौलत चेंज होंगे, इसलिए हम इसे टाइम वेरिंग चैनल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि टाइम के बेसिस पे आपका चैनल चेंज हो रहा है। अगर समझिए आपने ट्रांसमिशन एक स्पेसिफिक टाइम में किया, समझिए 10 बजे किया है, 11 बजे किया, और सेम ट्रांसमिशन अगर आप 11 बजे करोगे या 12 बजे या 1 बजे करोगे तो चैनल ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो ट्रांसमिट रिसीवर के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, चैनल है, वो काफ़ी चेंज हो जाएंगे। या तो आप भी एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन पर चले जाएंगे। तो इसकी वजह से ये चैनल जो होती है बेसिकली टाइम वेरिंग चैनल हम इसे कहते हैं, या नॉन स्टेशनरी
चैनल कहते हैं, क्योंकि चैनल जो है वो टाइम के मुताबिक चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहां बोली लीड्स टू टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स। तो हम इसको जनरली एक स्टैटिस्टिकल मल्टीपार्ट मॉडल के द्वारा इसे मॉडल करते हैं। जो ये फिजिकल फिनोमिना हो रही है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में मल्टीपाथ की, उसे हम बेसिकली स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल के द्वारा मॉडल करते हैं। इसके अलावा एक और जो फिनोमिना इसमें होती है उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, वो होता है डॉपलर। डॉपलर से मेरा तात्पर्य है, अगर आपको ज्ञात होगा, डॉपलर का बेसिकली मतलब ये कि एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। अगर आपका ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या तो आपका रिसीवर मूव कर रहा है, उसकी वजह से आपके जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीवर में जो फ्रीक्वेंसी उसमें थोड़ी चेंज आने की संभावना होती है। वो बेसिकली उसका जो डिपेंडेंट होता है, उसकी अगर फॉर्मूला देखें तो v बाय लैम्डा कॉस थीटा, ये हम इसे कहते हैं डॉपलर स्प्रेड। v बाय लैम्डा कॉस थीटा, थीटा जो है वो एंगल होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल आपका डॉपलर शिफ्ट चेंज होता है। ये डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से या तो ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या रिसीवर मूव कर रहा है, या तो किस वेवलेंथ में आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये दो तीनों फिनोमिना पे आपका डॉपलर स्प्रेड डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम किस तरह से मॉडल करते हैं एक स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ मॉडल के द्वारा, ये हम समझते हैं। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन बताया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रिसीव्ड सिग्नल जो होती है, तो अगर मैंने एज्यूम किया कि ट्रांसमिट सिग्नल u ऑफ t है, तो हर एक अगर n मल्टीपाथ कंपोनेंट है, जैसे n नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल पाथ है और u ऑफ t ट्रांसमिटेड सिग्नल है, टाउ जो है इसमें वो डिले ऑफ ईच मल्टीपाथ है, और c जो है डिले को हम क्वांटिफाई से लिख सकते हैं पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। मैं एज्यूम कर रहा है कि हर एक जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी जो डिले होगी आई कैन राइट इट बाय पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और डॉपलर शिफ्ट हर एक पाथ का हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉपलर फेज शिफ्ट ऑफ ith पाथ, और phi it इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ith पाथ। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और i इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड्स टू लाइन ऑफ साइट और द फर्स्ट पाथ। तो अगर हमने ये सब इंटू अकाउंट किया, जैसे n रिजॉल्वेबल पाथ है, हर एक पाथ का एक अलग एम्पलीट्यूड है जो इससे डिनोट हो रहा है, अल्फा से डिनोट हो रहा है, हर एक पाथ का एक अलग डिले है, और हर एक पाथ का अलग फेज है जिसको हमने यहां पर इस तरह से डिनोट किया है। तो बेसिकली हम इसे एक स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल के माध्यम से लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हर एक जो वेरिएबल है वो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आप ध्यान रखो, ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम डिपेंडेंसी से मेरा मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम में n की वैल्यू एक रहेगी, या अल्फा, या तो फिर डिले, या तो फिर फेज की वैल्यू। जैसे टाइम के वेरिएबल चेंज होगा तो n की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और डिले और फेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये टाइम डिपेंडेंट या टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल हम इसे कहते हैं, टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल। टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल मॉडल, और इसको हम संक्षेप में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा है कि phi it को हमने कंबाइन कर दिया यहां पर, और इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और जो phi di है वो फेज शिफ्ट ड्यू टू द डॉपलर शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हमने पहले भी एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में कवर किया था, बट ये समझना, जैसे मैंने पहले बताया, ये समझना अति आवश्यक है कि वायरलेस चैनल को किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। अगर हमको माइमो सिस्टम्स या फिर एरर करेक्शन कोड्स वगैरह और जनरली मल्टीपल एक्सेस स्कीम समझना, तो इसको समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देखा कि हमने फेस को इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम आर ऑफ टी जो रिसीव सिग्नल उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करूं, तो अगर आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में n पाथ्स है, हर एक पाथ का अलग एम्पलीट्यूड है, अलग फेज है, अलग डिले है, और ये टाइम वेरिंग है, यानी एक टाइम इंस्टेंट पे n की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, फेज की वैल्यू और डिले की वैल्यू चेंज होगी। तो ये रिसीव, सिमिलरली हम जो चैनल है, चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये बेस बैंड चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो क्योंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो एफसी है उसको हटा दिया है, तो ये चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स दिख रहा है, क्योंकि डेल्टा टी आपको पता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। और ये एच बी टाउ कॉमा टी, ये टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है।
ये टाइम वेरिंग चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, हर एक टाइम में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाउ रहेंगे। तो टाउ जो है डिले है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया अल्फा आई टी एम्पलीट्यूड है, फाई आई टी फेज है और टाउ आई टी डिले है। तो ये चैनल को दर्शाता है। अगर हम समझिए, हम एज्यूम करते हैं टाइम जो है वो स्टेशनरी है, इन द सेंस ऑफ इट कि ये स्टेशनरी चैनल है और टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला चैनल है, जिसे हम स्टेशनरी, वाइट स्टेशनरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने यहां पर भी मेंशन किया है, स्मॉल स्केल या तो टाइम या डिस्टेंस के बेसिस पे स्टेशनरी है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एच बी टाउ, इसमें टाइम का वेरिएबल है, टाइम इज कांस्टेंट, यानी स्टेशनरी चैनल है, यानी टाइम के मुताबिक ये चेंज नहीं होगा। इसे हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट, जैसे मैंने यहां पर ही मेंशन किया, टाइम इनवेरिएंट चैनल रिस्पॉन्स। टाइम इनवेरिएंट चैनल रिस्पॉन्स में देखोगे आप अल्फा और या फेज या डिले में कोई टाइम का वेरिएबल नहीं है, इसलिए टाइम इनवेरिएंट चैनल रिस्पॉन्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैंने तीनों जो फिनोमिना है, अगर तीनों को कंबाइन कर लिया, जैसे पाथ लॉस को हमने अभी तो जो देखा, ये फ्री स्पेस पाथ लॉस के हिसाब से डिस्टेंस डिपेंडेंट के बेसिस पे होता है, वो फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। फिर शैडोइंग एंड पाथ लॉस, शैडोइंग इस फॉर्म में लिखे हमने, जैसे देखा था, ये बेसिकली जो लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से हमने मॉडल किया था, तो अगर उसका इंपैक्ट देखेंगे तो कुछ तरह से डिस्टेंस के बेसिस वेरी होता है। और उसके ऊपर अगर मल्टीपाथ शैडोइंग और पाथ लॉस तीनों को मैंने सुपर इम्पोज कर दिया, तो ये इस तरह से चैनल बिहेव करता है। तो रिसीव पावर में देखोगे तो सिंपलिस्टिक मॉडल है, जो फ्री स्पेस पाथ लॉस, फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन जिसे हमने पढ़ा था, वो 1/d² के हिसाब से वेरी होता है। लेकिन अगर हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन ट्रांसमिटर रिसीवर, तो रैंडमली वेरी हो रहे, तो उसकी वजह से आपका लॉग नॉर्मल शैडोइंग आ जाएगा, जो एक वेरिएशन ले आएगा चैनल में, जो ग्रीन कर्व से दिख रहा है आपको। और उसके ऊपर अगर हमने मल्टीपाथ भी ऐड कर दिया, जो स्टैटिस्टिकल मल्टीपाथ चैनल मॉडल, जिसमें नंबर ऑफ पाथ ज्यादा है, हर एक पाथ में डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फेज और डिफरेंट डिले है, तो चैनल वेरिएशंस और ज्यादा आपको प्रोमिनेंट दिखते हैं। तो ये बेसिकली एक संक्षेप में स्टैटिस्टिकल चैनल मॉडल के बारे में जानकारी आपको मैंने प्रदान की है। तो अगर मैं इसका परफॉर्मेंस देखूं, जो मॉड्यूलेशन का मतलब, जैसे हमने AWGN चैनल के बारे में पढ़ा था और फ्लैट फीडिंग चैनल के बारे में पढ़ा था। AWGN से मेरा तात्पर्य एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल है, और फ्लैट फीडिंग जो हमने भी पढ़ा है, जिसके बेसिस पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चैनल वेरिएशंस की वजह से आपकी रिसीव पावर में फ्लक्चुएशंस आ रही है। तो सिंपलिस्टिक अगर मैं लिखूं, आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है V ऑफ t, H ऑफ t, U ऑफ t प्लस N ऑफ t। V ऑफ t जो है आपका रिसीव्ड सिग्नल है, H ऑफ t जो है वो चैनल है जिसके बारे में पढ़ा हमने लास्ट स्लाइड में, और U ऑफ t आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और N ऑफ t आपका नॉइज है। तो आप देखोगे जिसमें दो तरह के इंपैक्ट दिख रहे हैं आपको, H ऑफ t और N ऑफ t। अगर सिर्फ N ऑफ t का इंपैक्ट रहेगा, हम उसे कहते हैं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल। जब H ऑफ t 1 रहता है, H ऑफ t अगर 1 है तो सिर्फ नॉइज का इंपैक्ट रहेगा, इसे हम कहते हैं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल। अगर H ऑफ t का इंपैक्ट रहता है तो हम उसे कहते हैं फेडिंग चैनल। फेडिंग, हर चैनल में नॉइज ऑब्वियसली ओमनी प्रेजेंट है, वो रहेगा ही, उसके उपरांत अगर फेडिंग भी प्रेजेंट है, हम इसे कहते हैं वायरलेस फेडिंग चैनल। तो इसको हम समझेंगे कि इसमें केसेस में आपका परफॉर्मेंस, जो मॉड्यूलेशन स्कीम का परफॉर्मेंस है, वो किस तरह से वेरी होता है। तो अगर आपको बेसिक्स पता है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, AWG के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल में किस तरह से मॉड्यूलेशन स्कीम परफॉर्म करते हैं। अब हम फेडिंग चैनल के तात्पर्य इसमें समझेंगे कि फेडिंग चैनल के केसेस में किस तरह से आपका मॉड्यूलेशन का परफॉर्मेंस हम दिखा सकते हैं। तो V ऑफ t इक्वल टू H ऑफ t, U ऑफ t, N ऑफ t AWGN है, जैसे मैंने बताया एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज चैनल। U ऑफ t जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, फेज शिफ्ट ऑफ द चैनल हमने H ऑफ t को मॉडल कर दिया है बीटा e टू पावर माइनस j थीटा t से। बीटा जो है वो गेन ऑफ द चैनल, जिसे बहुत लोग एटेन्युएशन कहते हैं, चैनल गेन भी कहते हैं, और जो थीटा है वो फेज शिफ्ट ऑफ द चैनल। तो हमने इसको इस तरह से मॉडल कर दिया, H ऑफ t इज इक्वल टू बीटा e टू पावर माइनस j थीटा t। तो इसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर डेफिनेशन में बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर समझिए अपने 1000 बिट्स भेजे हैं ट्रांसमीटर रिसीवर में, कितने बिट्स एरर पे रिसीव होंगे रिसीवर पे। अगर 1000 में से 1 बिट एरर है तो हम प्रोबेबिलिटी 10⁻³ कहते हैं। अगर 1000 में से 100 बिट्स एरर में है तो हम उसे कहते हैं 10⁻² प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने बिट्स आप भेज रहे हो,
और कितना आपका एरर मिला रिसीवर, उससे हम उसके डेफिनेशन कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। उसको हम थ्योरेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर अ फीडिंग चैनल, फॉर अ फीडिंग चैनल, स्लो फीडिंग चैनल, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर मल्टीप्लाइड बाय द पीडीएफ ऑफ द एसएनआर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर, एसएनआर से मेरा तात्पर्य सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर मल्टीप्लाइड बाय द पीडीएफ ऑफ दैट एसएनआर, अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल के में निकाल सकते हैं। तो मैंने ये भी मेंशन किया, बाय एवरेजिंग द एरर इन एडब्ल्यूजन चैनल ओवर अ फीडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो पी ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर यानी एडब्ल्यूजन चैनल में मल्टीप्लाइड बाय द पीडीएफ ऑफ दैट एसएनआर। px is the pdf of the feeding channel और when beta is random। तो हमने यहाँ पर ही मेंशन किया जो x की वैल्यू है वो है बेसिकली es by n0 बीटा स्क्वायर। बीटा है जो आपका चैनल गेन है, यानी बीटा स्क्वायर आपका चैनल पावर के माध्यम से भी हम इसे लिख सकते हैं। es बाय है वो es जो है वो एनर्जी पर सिंबल है, n0 है वो नॉइस psd है। तो इसको हम अगर ये है एसएनआर, आपका एसएनआर को पीडीएफ P ऑफ एक्स है वो पीडीएफ ऑफ द एसएनआर है, और पी एक्स है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर। हमने इसको अगर सॉल्व किया, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर एनी मॉड्यूलेशन स्कीम इन अ स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल हम निकाल सकते हैं। और ये किस लिए आवश्यक है? क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा कि फीडिंग चैनल के केसेस में आपकी प्रोबेबिलिटी एरर में कितनी डिग्रेडेशन आ जाती है। इसका हम उपयोग माइमो चैनल में भी यूज करेंगे कि हमको अगर पता चल जाए कि रेलिक फीडिंग या कोई और फीडिंग की वजह से अगर प्रोबेबिलिटी एरर में इतनी डिग्रेडेशन आ जाती है, तो माइमो का उपयोग करके या मैसिव माइमो का उपयोग करके हम इसकी परफॉर्मेंस में कैसे सुधार ला सकते हैं। इसलिए मेरा कहना बहुत जरूरी है कि ये जो बेसिक्स समझना इसलिए अति आवश्यक है ताकि आप आगे जाके ये समझ सके 6G सिस्टम अगर मैं मैसिव माइमो का प्रयोग किया मैंने, या हाई पावरफुल एरर करेक्शन कोड्स का प्रयोग किया, तो किस तरह से ये जो एरर करेक्शन कोड से या मैसिव माइमो किस तरह से आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में सुधार ला सकते हैं। तो पहले हम समझें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं फॉर अ स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल। ठीक है, तो अगर हमने स्पेसिफिकली एज्यूम किया कि रेलिक फीडिंग चैनल है, रेलिक फीडिंग चैनल काफी कॉमन चैनल है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि आपकी जो बीटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्पलीट्यूड या चैनल गेन है वो रेलिक है, और H जो है वो गॉसियन चैनल है, कॉम्प्लेक्स गॉसियन चैनल। कॉम्प्लेक्स इसलिए करा कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो भी कॉम्प्लेक्स है, या तो 16 को हो सकता है या QPS से कुछ भी कॉम्प्लेक्स चैनल हो सकता है। तो H ऑफ T वो कॉम्प्लेक्स गॉसियन चैनल है, इसलिए बीटा जो होगा वो रेलेग होगा, और जो फेज होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, इस केस में। बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक, थीटा की जो वैल्यू यूनिफॉर्म बिटवीन 0 to 2 पाई। तो अगर मैंने ये एज्यूम कि बीटा अगर रेलेग है तो ऑब्वियसली बीटा स्क्वायर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका हम इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, उसका पीडीएफ जो होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर बीटा रेलेग है तो ऑब्वियसली बात है बीटा स्क्वायर जो होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी आपका जो एसएनआर होगा वो भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसएनआर। ये तभी वैलिड है जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि बीटा रेलेग फीडिंग है, यानी चैनल जो है आपका रेलेग फीडिंग है। ओके, और इसका एवरेज जो वैल्यू होगा वो हम, क्योंकि एवरेज चैनल गेन, क्योंकि ES बाय N0 कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, तो एवरेज वैल्यू ऑफ चैनल गेन इज एवरेज। फॉर बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम अगर मैं बात करूं तो बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम में आपका एनर्जी पर सिंबल इज इक्वल टू एनर्जी पर बिट होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर बाइनरी मॉड्यूलेशन चैनल आपकी जो एवरेज एसएनआर की जो वैल्यू है वो EB बाय N0 बीटा स्क्वायर के माध्यम से हम एवरेज बीटा स्क्वायर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया P ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रेलेग फीडिंग। हम इसको इसकी वजह से हम इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी निकाल सकते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें समझे, मैंने एक एग्जांपल लिया बीपीएस के मॉड्यूलेशन, बाइनरी फेज शिफ्ट की। फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट की हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्यू फंक्शन ऑफ 2 बीटा स्क्वायर ईबी बाय एनओ। अगर आपको याद होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर बीपीएस के हम इस फॉर्म में निकालते हैं जनरली, क्यू फंक्शन ऑफ 2 ईबी बाय एनओ। ईबी यानी एनर्जी पर बिट, N0 नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी, हम इसको फॉर्म में निकाल सकते हैं। और क्योंकि हमको पता है ये टाइम वेरिंग चैनल वेरिएशन है, तो पीबी को हम जस्ट जो एसएनआर की वैल्यू है उसे हम 2 बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपका चैनल की मल्टीप्लिकेशन होगा रिसीवर पे चैनल गेन, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ चैनल गेन। अगर बीटा आपकी 1 रहेगी तो सेम आपका एडब्ल्यूजीएन चैनल की तरह आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो मैं पहले बता चुका हूं, अगर एच ऑफ टी की वैल्यू 1 रहेगी तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू भी 1 रहेगी, तो आपकी जो एसएनआर होगी वो जस्ट सिंपली ईबी बाय एनओ हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एडब्ल्यूजीएन चैनल जो ये है उस पर वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बीटा वेरिएबल है तो डिपेंडिंग अपॉन द चैनल कंडीशंस आपकी एसएनआर फ्लक्चुएट होगी, और ये किस तरह से बीटा स्क्वायर वेरी हो रहा है वो नथिंग बट वो पीडीएफ के माध्यम से हमने लिखा पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीपीएस के ना स्लो फीडिंग चैनल इस फॉर्म में मिल जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है। ये दर्शाता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर बीपीएस के इन स्लो फीडिंग चैनल वो किस तरह से दिखती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस गैमा 1 प्लस गैमा। ये है probability of error for a binary phase shift keying in a slow flat relic fading channel। ठीक है, तो ये probability of error in a slow flat for AWGN के हमें पता है, AWGN के केसेस में probability of error जो हमने पहले यहां पर भी देखा है वो है 2 EB by NO। ये AWGN केस में है और ये फेडिंग के केस में, स्लो फ्लैट फेडिंग केस में ये है। तो ये बीपीएस के सिमिलरली हम डीपीएस के अदर मॉड्यूलेशंस के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग या तो एफएस के नॉन कोरेंट एफएस के लिए भी ये सब निकाल सकते हैं। तो मैंने संक्षेप में ये बताया भी है यहाँ पर कि जैसे फॉर कोरेंट बीपीएस के हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तो उसको अप्रॉक्सीमेशन अगर हाइयर एसएनआर है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 गैमा। फॉर कोरेंट बीएफएस के हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 गैमा। फॉर डिफरेंशियल बीपीएस के डी इसको फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 गैमा। नॉन कोहेरेंट ऑर्थोगोनल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हाई अप्रोक्सीमेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स, ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको स्लो फ्लैट फीडिंग चैनल में दिखेगा फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स। ओके, तो अगर मैं कंपेयर करूं परफॉर्मेंस एडब्ल्यूजीएन का और फीडिंग चैनल का, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फीडिंग चैनल में अगर आप देखोगे ये लीनियर वेरिएशन आपको नजर आएगा, लीनियर वेरिएशन with respect to EB by N0, और ये AWGN केस में एक्सपोनेंशियल वेरिएशन with respect to EB by N0। तो आप देखोगे यहाँ पर AWGN केस में एक्सपोनेंशियली एसएनआर डिक्रीज हो रहा है, whereas फीडिंग चैनल में ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों केस में, और इसको समझने का काफी आसान तरीका हमने पहले भी एक बार दिखाया है आपको कि अगर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली समझिए, और आपको अगर मैं क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन लेता हूँ समझिए, क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन में ये अराउंड 10⁻³ अगर मैं लिया समझिए, तो उसके लिए आपको जो एसएनआर लगेगा वो अराउंड 7 dB या 6 dB के आसपास लगेगा। लेकिन अगर सेम मैंने अगर फीडिंग चैनल में लेगा तो ये आपको करीब 22 dB के आसपास लगेगा। तो आप देखो फीडिंग चैनल की वजह से आपका कितना डिग्रेडेशन आ जाता है EB by NO में, यानी आपको कितनी ज़्यादा एडिशनल पावर की आवश्यकता होती है कि अगर सेम परफॉर्मेंस आपको जी 10⁻³ क्यूपीएस के अगर आप मॉड्यूलेशन आपने ट्रांसमिट किया है, तो अगर आपका AWGN चैनल में आपको केवल सिर्फ 7 dB एसएनआर के आसपास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वही फीडिंग चैनल है आपको करीब 22 dB एसएनआर की या EB by NO की आवश्यकता पड़ेगी। तो काफी ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट हो जाती है फीडिंग चैनल में एज कम्पेयर टू AWGN चैनल। और यही चीज हम देखेंगे कि माइमो और मैसिव माइमो का प्रयोग करके किस तरह से आप ये जो ग्राफ है इसको लेफ्ट राइट और शिफ्ट कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये भी एक 6G सिस्टम्स का ही बेनिफिट है कि 6G सिस्टम में मैसिव माइमो का प्रयोग करके लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स की सपोर्ट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस में भी सुधार ला सकते हैं। तो फीडिंग चैनल की वजह से अगर आप देखें
रेलिक फीडिंग चैनल की वजह से आपका परफॉर्मेंस में कितनी डिग्रेडेशन आ गई है। और अगर मैं पावर के रिक्वायरमेंट में बात करूँ तो पावर कितनी एडिशनल पावर आपको लगेगी एक फीडिंग चैनल में एज कम्पेयर टू AWGN चैनल में, आपको अगर सेम परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसमें इस एग्जांपल बहुत सिंपली दर्शाता है कि फीडिंग चैनल आपकी परफॉर्मेंस में सही में डिग्रेडेशन बहुत ले आती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी दिखाया है कि AWGN चैनल जो आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल थोड़े भी SNR में इंक्रीज है तो वाटरफॉल का भी जिसे हम कहते हैं AWGN को, वो काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ले आता है। थोड़ी सी इंक्रीज होगी अगर EV बैन हो तो भी अगर परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि आ जाती है AWGN चैनल में, लेकिन फीडिंग चैनल में उतनी प्रोमिनेंट वृद्धि नहीं आती है, वो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक मेजर ड्रॉबैक है फीडिंग चैनल का एज कम्पेयर टू AWGN चैनल। तो ये संक्षेप में मैंने आपको रेलिक फीडिंग के डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स बताए हैं। और संक्षेप में मैं आपको शैनन हार्टली कैपेसिटी थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो संक्षेप में जैसे हमने देखा है पहले भी, शैनन कैपेसिटी हार्टली थ्योरम जो है वो बेसिकली आपके कैपेसिटी को बैंडविड्थ और SNR से रिलेट करता है। तो ये बताता है कि अगर फॉर अ गिवन बैंडविड्थ, अगर आपका बैंडविड्थ B है और अगर आपका SNR गैमा है तो आप कितना डेटा रेट एक चैनल से भेज सकते हो फॉर गिवन बैंडविड्थ B and given SNR gamma, what is the maximum data rate you can send through a channel is B log to 1 plus gamma। B जो है वो बैंडविड्थ है और गैमा जो है वो SNR है। तो ये अगर मैंने आपको अगर पता कि एक चैनल में कितनी बैंडविड्थ है और कितना SNR, तो आप कितना डेटा रेट एक चैनल से पुश करवा सकते हैं, वो एक्सप्रेशन इस माध्यम से हम उसे लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये फंडामेंटल लिमिट सेट करता है कि आप एक चैनल से कितना डेटा रेट मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो ये क्लॉड शैनन ने 1942 के आसपास ये थ्योरी प्रूव की थी और थियोरेटिकली प्रूव की थी। और SNR से जो मैंने बताया, SNR का मतलब ये होता है P N0/B, P यानी ट्रांसमिट पावर और N0 जो है वो नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी और B जो है वो बैंडविड्थ है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? तो बेसिकली ये इससे ये पता चलता है कि अगर आपका सिस्टम है उसमें अगर आपने डेटा रेट R भेजने का प्रयत्न किया है, अगर आपका डेटा रेट R C से कम है तो आप एक ऐसे कोडिंग का आविष्कार या कोडिंग का उपयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम में कोई एरर या एरर होगा तो बहुत नेग्लिजिबल एरर होगा। और अगर आपने अपने सिस्टम में डेटा रेट R C से ज़्यादा भेजने का प्रयत्न किया तो ऐसा कोई एरर करेक्शन कोड या कोई कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपको नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा। यानी आपका एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट हो गई है C के माध्यम से कि आप जो मैक्सिमम डेटा रेट एक चैनल से भेज सकते हैं वो है C। उसके बियॉन्ड आप डेटा रेट भेज ही नहीं सकते। अगर आपने भेजने का प्रयत्न किया तो आपको एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट सेट करता है कैपेसिटी का एक वायरलेस या चैनल कोई भी AWGN चैनल में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है और इसकी वजह से काफ़ी एरर करेक्शन कोड्स में भी काफ़ी बेसिकली अगर आप देखोगे पहले लोग बेसिकली बहुत लो डेटा रेट सिस्टम भेजते थे, बट इस इक्वेशन आने के बाद और ये प्रूफ होने के बाद कि आप मैक्सिमम डेटा इतना भेज सकते तो बहुत सारे एरर करेक्शन कोड्स का आविष्कार हुआ। डिफरेंट डायमेंशंस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि हमने समझ सकते कि कितने डायमेंशन कितना आप फ्री डिस्टेंस रखोगे एरर करेक्शन कोड्स में ताकि आपको मैक्सिमम डेटा रेट मिल सके। और हाल फिलहाल में अगर देखोगे टर्बो कोड्स, पोलर कोड्स और लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स इसी डायरेक्शन में है ताकि आपको मैक्सिमम डेटा रेट मिल सके फॉर अ गिवन बैंडविड्थ विदाउट एनी एरर प्रोबेबिलिटी। तो ये सब बेसिकली जो इसी डायरेक्शन टर्बो कोड्स इज ऑल्सो नोन एज अ कैपेसिटी अचीविंग कोड्स या LDPC को भी कैपेसिटी अचीविंग कोड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं शैनन्स लिमिट के। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन उसको ही दर्शाता है। और ये भी हम माइमो या मैक्सिमाइमो जब समझेंगे उसके माध्यम से भी समझेंगे किस तरह से कैपेसिटी में आप सुधार ला सकते हो बिना इस इक्वेशन को ब्रेक किए, बिना जो थ्योरेटिकल लिमिट है उससे ब्रेक किए, बाय यूजिंग मल्टीपल एंटीनास ट्रांसमीटर में या रिसीवर पे या दोनों साइड में आप मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके या एक पावरफुल एरर करेक्शन कोड्स का प्रयोग करके किस तरह से आप कैपेसिटी को अचीव कर सकते हो। तो ये इक्वेशन भी 6G के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पर भी दिखाया है। और संक्षेप में अगर फिर से बताऊंगा कि अगर फेडिंग चैनल में अगर मैं बात करूं, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो अगर आपके फेडिंग चैनल के बाद तो 3 तरह के चैनल एस्टिमेशन हो सकते हैं। एक तीन तरह के चैनल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। एक जब आपके पास चैनल के पास रिसीवर के पास चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन है, CSIR से मेरा तात्पर्य
channel state information at the receiver. और CSIT से मेरा तात्पर्य है चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन एट ट्रांसमीटर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है। तो अगर आपके पास सिर्फ CSIR है तो आपकी परफॉर्मेंस में इतनी अच्छी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि ट्रांसमीटर में पावर ऑप्टिमाइजेशन करने की संभावना नहीं होती है। तो CSIR में बेसिकली आप सिर्फ एक थ्योरेटिकल लिमिट और रिकॉर्डिंग कैपेसिटी आप समझ सकते हैं उसके माध्यम से। इसमें विदाउट आउटेज विद आउटेज के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है। अगर आपके चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन है ट्रांसमीटर में, हम एज्यूम कर रिसीवर में ऑलरेडी है और ट्रांसमीटर में उसके अलावा ट्रांसमीटर में भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पावर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। और जो मैक्सिमम स्कीम है, जो ऑप्टिमल पावर मैक्सिमाइजेशन स्कीम, उसे हम वाटर फिलिंग के नाम से भी जानते हैं। वाटर फिलिंग से मेरा तात्पर्य है कि एक पावर ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जिसमें आप जो SNRs अच्छे हैं उनमें ज़्यादा पावर मिलेगा और जो SNRs कम है उससे कम पावर मिलेगा टिल अ थ्रेशोल्ड ऑफ गामा। तो ये सब भी विस्तार में हमने एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में भी कवर किया है, जहां हमने बताया कि ऑप्टिमल वाटर फिलिंग की मदद से किस तरह से आप कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, चैनल कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके दो तरीके, एक तो वाटर फिलिंग है जो ऑप्टिमल है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ फेयरनेस इंडेक्स में इतना अच्छा नहीं, क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट अ फेयर, क्योंकि कोई यूजर से कुछ डेटा रेट नहीं मिलने की भी संभावना होती है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इसका बेनिफिट ये आपको ऑप्टिमल कैपेसिटी आपको प्रदान करता है। तो उसका एक वेरिएशन है, उसे हम कहते हैं चैनल इन्वर्शन, जहां पर आप बेसिकली जो SNRs के परफॉर्मेंस, जो SNR कम है उसे ज्यादा पावर दोगे, SNR जो ज्यादा उसे कम पावर दोगे। तो फेयरनेस के मामले में ये बेटर है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, less complexity, more complexity। ये लेस कॉम्प्लेक्सिटी है और इसमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये डिफरेंट वेरिएशन है वाटर चैनल कैपेसिटी ऑब्टेन करने के लिए फॉर डिफरेंट चैनल कंडीशंस। हमने 3 पढ़े हैं। CSIR जब चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास है तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एर्गोडिक फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं और इसमें बॉटलनेक ये है कि ट्रांसमीटर में पावर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत सिंपल है इंप्लीमेंट करने के लिए। CSIT के 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक वाटर फिलिंग, जब चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर के पास हम CSIT कहते हैं। वाटर फिलिंग आप ऑप्टिमल स्कीम है, उसके भी डिफरेंट टाइम के बेसिस पे आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। CSIT का एक अनदर फॉर्म है चैनल इन्वर्शन, जो एक फेयरनेस स्कीम है, जहां पर आप SNR कम होता है उससे ज्यादा पावर दोगे, SNR ज्यादा तो कम पावर दोगे। ये नॉन ऑप्टिमल स्कीम है, लेकिन ये लेस कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंट करने के लिए इसको भी 2 तरह से एलोकेशन कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे और एक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो इस संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से आप कैपेसिटी एक फीडिंग चैनल में आप ये सब ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसको भी हम समझेंगे आगे जाके जब हम मैसिव माइमो और सिस्टम्स पढ़ेंगे, किस तरह से चैनल कैपेसिटी में और सुधार ला सकते हैं मैसिव माइमो सिस्टम्स का प्रयोग करके। तो ये संक्षेप में मैंने चैनल कैपेसिटी को बताने का प्रयत्न किया है।